बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लाए हैं और वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह कंसेप्चुअली भी ये अहम है कि इसको समझा जाए कि क्वांटम नंबर क्या है। अच्छा, तो क्वांटम नंबर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना ये मुश्किल नहीं है, इसको बस समझना है कि क्या चीज़ है। तो लेट्स हम इसको शुरू करते हैं कि अब क्वांटम नंबर क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पहले, उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है मिसाल के तौर पर एक शख्स है और कोई आपसे पूछे कि ये शख्स कहाँ पर रहता है, तो आप इसको बताएं कि ये पाकिस्तान में रहता है। कहाँ पर रहता है? ये पाकिस्तान में रहता है। ठीक है, ये कहाँ पर रहता है? ये पाकिस्तान में रहता है। फिर वो आपसे पूछे कि पाकिस्तान में तो वही रहता है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ पर रहता है, तो आप इसको कहे कि वो फ़र्ज़ करे KPK में रहता है, खैबर पख्तूनख्वा में रहता है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि KPK में कहाँ पर रहता है, तो आप उसे कहते हैं कि पेशावर में रहता है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि पेशावर में रहते हैं, लेकिन पेशावर में कहाँ पर रहते हैं, तो आप उसको उसके विलेज का नाम भी दे देते हैं। जो भी विलेज है आप उसको कहते हैं कि वो फलां गाँव में रहता है। तो आप उसका जो मेन एड्रेस है, जो कंप्लीट एड्रेस है, जो कंप्लीट लोकेशन है उस आदमी का, वो आप उसको दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इस मैन का एड्रेस, इस आदमी का एड्रेस मालूम किया, इसकी लोकेशन मालूम की, इसी तरह ही क्वांटम नंबर भी हमें क्या शो करता है? ये हमें लोकेशन शो करता है, ये हमें एड्रेस शो करता है। ये हमें क्या लोकेशन शो करता है? ये हमें एड्रेस शो करता है। किसकी लोकेशन, किसकी एड्रेस? तो ये हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस शो करता है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन शो करती है। यानी हमें पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किधर मौजूद है, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किधर मौजूद है। तो ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है। तो पहले हमें क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मौजूद है। फिर वो हमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन KPK में मौजूद है। फिर वो हमें कहते हैं कि वो पेशावर में मौजूद है, और आखिर वो हमें कह जाता है कि वो फलाना विलेज में मौजूद है, यानी वो इस गाँव में मौजूद है। यानी ये क्वांटम नंबर क्या है? ये हमें कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो आसान बात हुई, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या कहा कि इट शोज अस या इट टेल अस अबाउट the location of electron, the location of electron. It tells about the location of electron. यानी ये हमें बताता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किधर मौजूद है, यानी वो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। तो ये हमें क्या, ये हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताता है। और ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस शख्स का लोकेशन हमें 4 मेन पॉइंट्स में मिला, 4 मेन पॉइंट्स में हमें लोकेशन मिला, बिल्कुल इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन भी हमें 4 पॉइंट्स में मिलता है। जो कंप्लीट लोकेशन है वो भी हमें 4 नंबर में मिलता है, 4 पॉइंट्स में मिलता है। और वो 4 पॉइंट्स, उस 4 पॉइंट्स को किस चीज़ का नाम दिया? उस 4 पॉइंट्स को क्वांटम नंबर का नाम दिया गया। यानी पहला क्वांटम नंबर, दूसरा क्वांटम नंबर, तीसरा क्वांटम नंबर और चौथा क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर है हमारे पास। कितने क्वांटम नंबर है? वी हैव द 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर है हमारे पास? 4 क्वांटम नंबर है। ठीक है, हमारे पास कितने क्वांटम नंबर है? 4 क्वांटम नंबर है। यानी ये 4 क्वांटम नंबर की मदद से हम ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, कि एक शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है। किसकी मदद से? ये हम इन 4 क्वांटम नंबर की मदद से मालूम करते हैं। तो आइए इन 4 क्वांटम नंबरों का थोड़ा तज़किरा करते हैं। 4 क्वांटम नंबर है। पहले क्वांटम नंबर का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा क्वांटम नंबर? पहले का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
पहले का क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे का नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या नाम है, दूसरे का नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरे का नाम है, तीसरे का क्या नाम है, तीसरे का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथे क्वांटम नंबर का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर है, इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, यानी इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीम्यूथल को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। मैग्नेटिक को हम किस चीज से, तो मैग्नेटिक को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल s से या ms से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारे पास चार क्वांटम नंबर है। कितने क्वांटम नंबर है, हमारे पास चार क्वांटम नंबर है। यानी इन चार क्वांटम नंबर की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस मुल्क में है, फिर दूसरा कहता है कि वो किस सूबे में, वो तीसरा कहता है कि किस शहर में हो, फिर आखिर में वो हमें कहते हैं कि वो फलाना गांव में है। यानी इसी तरह बहुत आसानी से हमें ये मालूम हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। तो आइए हम इन क्वांटम नंबरों का थोड़ा तस्करा करते हैं। आज हम सिर्फ दो ही क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। एक और बात जो कि ज़रूरी है यहाँ पर कहना, वो है कि इन क्वांटम नंबरों को किसने और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया, किसने इसको मालूम किया। तो जो तीन क्वांटम नंबर है, यानी जो एन, एल और एम, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो तीन क्वांटम नंबर है इनको किसने, इनको एक साइंसदान था जिसका नाम था श्रोडिंगर। इसका क्या नाम था, उनका साइंसदान का नाम था श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर एक क्या था, एक साइंसदान था, और उसने इन तीन क्वांटम नंबरों को क्या किया, मालूम किया। यानी इन तीन क्वांटम नंबरों को श्रोडिंगर ने मालूम किया। और इसने किसके जरिए, तो इसने एक इक्वेशन के जरिए मालूम किया। उस इक्वेशन का नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसकी मदद से मालूम किया कि ये तीन क्वांटम नंबर उसके जरिए मालूम। जबकि ये चौथा क्वांटम नंबर है तो ये श्रोडिंगर ने रिप्रेजेंट यानी उसने मालूम नहीं किया, बल्कि ये उससे बिल्कुल ही अलग है। यानी ये इन तीन क्वांटम नंबरों से, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बिल्कुल ही अलग है, उससे डिफरेंट है, तो ये इसने मालूम नहीं किया। अब हम उसका मुताला करते हैं इन दो क्वांटम नंबरों का। आइए हम इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो दूसरा है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वांटम नंबर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका क्या नाम, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। जैसे हमने पहले एग्जांपल के मदद से समझा कि हमें अगर किसी की क्या उसकी लोकेशन चाहिए तो पहले हमें उसकी कंट्री की ज़रूरत होती है कि वो किस मुल्क में रहता है। इसी तरह अब हम मालूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस चीज़ में है, शेल में है। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द शेल, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द शेल। इलेक्ट्रॉन यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की। यानी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट वेयर, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन शेल। यानी ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ये शेल में मौजूद है। शेल को हम क्या कहते हैं, शेल को बिल्कुल हम इसको जो ऑर्बिट है, हम इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसी तरह हम इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। किस चीज़ को, जो हमारे पास हो शेल है उसको हम उसको हम एनर्जी लेवल और ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ये हमें क्यों बताता है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, ये शेल में मौजूद है, यानी ये एनर्जी लेवल में मौजूद है, और ये ऑर्बिट में मौजूद है। यानी एनर्जी लेवल और ऑर्बिट और शेल सब एक ही बात है।
सबसे पहली बात कि हमें क्या बताता है, ये हमें शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, यानी n, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n की, तो n की वैल्यू क्या है, तो n की जो वैल्यू है वो बराबर है, वो 1 से शुरू होती है, 1 से, और इस तरह जाते हुए 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी शेल हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 1 जो शेल है, 1 शेल जो 1 है वो पहले शेल को रिप्रेजेंट करता है, 2 दूसरे शेल को, 3 तीसरे शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको कुछ अपने ही अल्फ़ाबेटिकली भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 1 को जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को फिर हम किस चीज़ से, 2 को हम एल से, और सो ऑन, और इस तरह जाते हुए के एल एम एन सो ऑन, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ को, ये नंबर ऑफ शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये एन हमें क्या शो करता है, ये हमें नंबर ऑफ शेल शो करता है। अच्छा, तो पहले हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात जो हमें, पहली बात बस ये तो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कुछ और बातें भी बताता है, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में और शेल के बारे में, जिसको भी यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, क्या बताता है, वो ये बताता है कि अब इन साइज ऑफ शेल, साइज ऑफ द शेल, इस बात को समझो कि अब क्या कहता है। यानी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले तो ये बताता है कि शेल कितने हैं, कि शेल, ये भी बताता है कि शेल कितने, वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में मौजूद है। अब वो हमें इस जो शेल है उनका साइज भी बताता है, कि जो शेल का जो साइज है वो कितना है, वो भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये कहता है कि जो साइज ऑफ द शेल है, साइज ऑफ द शेल, साइज ऑफ अ शेल, साइज ऑफ शेल, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज़ के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ द शेल के, नंबर ऑफ शेल या शेल नंबर के है, नंबर ऑफ शेल या शेल नंबर, नंबर ऑफ द शेल या किस चीज़ या शेल के। आप इस बात को समझो कि ये क्या कहता है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि जो साइज ऑफ द शेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ शेल। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ शेल, या नंबर ऑफ शेल का क्या मतलब है, पहला जो शेल है वो 1 नंबर है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, तो अगर जिस तरह ये नंबर बढ़ेंगे इसी तरह ही इन शेल का साइज भी बढ़ेगा। मतलब क्या, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, चलो ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है, ठीक है, ये इसके 2 शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें ये बताता है कि जो साइज ऑफ द शेल है, यानी इस शेल का साइज और इस शेल का साइज ये कितना होगा। तो वो कहता है कि जो नंबर ऑफ शेल है वो साइज ऑफ द शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी अगर जो पहला शेल है वो क्या है, उसका नंबर कम है ना, वो 1 नंबर शेल है, पहला शेल क्या है, वो 1 नंबर शेल है, तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज भी छोटा होगा। समझ गए ये बात, कि जो पहला शेल है, यानी ये 1 नंबर शेल है, न्यूक्लियस के करीब शेल है, पहला शेल है, तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा स्मॉल, ये स्मॉलर साइज देखो सही, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज स्मॉल होगा, ठीक। जो दूसरा शेल है उसका जो साइज है वो इसके निस्बतन क्या होगा, वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि शेल नंबर बड़ा है, यानी 2 क्या है, 2 तो ज़्यादा है ना, ये जो शेल है ये 2 नंबर शेल है, 2 नंबर शेल, तो ये शेल इस शेल की निस्बत इसकी साइज ज़्यादा होगी। ये हमें कौन बताता है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक। तो ये तो हुई किसकी बात, साइज की बात। उम्मीद है आपको ये साइज की बात भी समझ आ गई होगी कि किस तरह हम साइज के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है।
यानी जो पहला शेल है उसकी साइज दूसरे शेल के निस्बत कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये शेल पहला शेल है, यानी शेल नंबर जितना बढ़ेगा उसी तरह उसकी साइज भी बढ़ेगी। ठीक हुई बात। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एक और बात भी बताता है, और वो बात क्या है? इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, यानी एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ये कौन बताता है? ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक शेल में। तो इसके लिए वो एक फार्मूला इस्तेमाल करता है, और वो है 2n²। ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है 2n²। 2n² और n क्या है? n जो है वो शेल नंबर है, यानी नंबर ऑफ शेल है। जो शेल है यानी फर्स्ट शेल है 2 है। n किस चीज़ के बराबर है? n हमें पता है कि वो बराबर है 1 के, 2 के और सो ऑन, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कहा कि n ये है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक हुई बात। यानी आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें, जो कि क्या है? पहले शेल के लिए फॉर द फर्स्ट शेल, यानी 2n²। ये किसके लिए? फॉर द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल हम अब फर्स्ट शेल की मालूम करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट आ सकते हैं। इसमें आ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? यानी ये पहला शेल है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें ये फार्मूला दिया 2n², और इसकी मदद से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? फॉर द फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल यानी पहला शेल है, तो इसकी वैल्यू n है, हम 1 लगाएंगे, तो ये बराबर होगा 2। n की जगह 1, 2n²। इसकी जगह आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई 2 2। यानी पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। पहले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये तो हुई पहले शेल की बात। सेकंड शेल की बात करते हैं। सेकंड शेल, अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो उसके लिए भी वही फार्मूला के 2n²। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल 2 हो जाएगी, क्योंकि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम दूसरे शेल की बात करते हैं, इस शेल की बात करते हैं, दूसरे शेल की। तो दूसरे शेल के लिए ये 2 हो जाएगा। ठीक, और इसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, लेकिन 9 नहीं आ सकते, 10 नहीं आ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये तो हमें किस चीज़ के बारे में कहता है? ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल बताता है। ये कौन हमें बताता है? ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और ये सब कुछ किसके बारे में हमने कहा? ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कहा। पहले हमने क्या कहा? कि ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है। किस चीज़ में? वो शेल में मौजूद है। फिर हमें इन इलेक्ट्रॉन का जो शेल है उसका साइज़ हमने मालूम किया, और हमें ये पता चला कि जो साइज ऑफ द शेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द नंबर ऑफ द शेल। यानी पहला जो शेल है उसको हमने 1 का नंबर दिया, दूसरे को 2 एंड सो ऑन। तो जो पहला शेल है वो क्या होगा? पहला शेल छोटा होगा दूसरे शेल की बनिस्बत, और इस तरह दूसरा छोटा होगा तीसरे की बनिस्बत। यानी इस तरह हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो जो शेल की साइज है वो भी बढ़ती जाएगी। फिर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल मालूम किया कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एक शेल में आ सकते हैं। तो ये भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया कि इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है 2n²। तो 2n² की मदद से आप मालूम कर सकते हैं कि एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने मालूम किया कि पहले शेल में
2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, तीसरे शेल में 18 आ सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये तो सब कुछ हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया, यानी ये पहला क्वांटम नंबर था। इसने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है। तो ये क्या हुआ, ये सब कुछ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हुआ। अब हम आते हैं दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ। किसकी तरफ, दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ। दूसरा क्वांटम नंबर क्या है, दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये क्या है, ये हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर है। यानी पहले क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में मौजूद है। अब जो दूसरा क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, वो हमें क्या बताता है। तो दूसरे क्वांटम नंबर का क्या नाम है, इसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किस चीज़ से, स्मॉल एल से। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के कई नाम है, जिसमें एक नाम क्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी है। एंगुलर क्वांटम नंबर भी है, एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके और भी कई नाम है, लेकिन यहाँ पर आपको ये दो तीन नाम ही याद रखने चाहिए। एक तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसी तरह एंगुलर क्वांटम नंबर, और भी इसके नाम है जैसे कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और भी कई नाम है। लेकिन आपको बस ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर याद होने चाहिए। अच्छा, तो जिस तरह हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन अब शेल के अंदर कहाँ पर मौजूद है, यानी शेल में भी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ सब शेल। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ सब शेल। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ सब शेल। इन अ शेल दे आर प्रेजेंट वेयर, दे आर प्रेजेंट इन अ सब शेल। ये हमें कौन बताता है, ये हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। यानी जिस तरह हमने मिसाल से समझ ली कि एक शख्स है, वो कहाँ पर रहता है, वो पाकिस्तान में रहता है। फिर हमने कहा कि पाकिस्तान में वो कहाँ पर रहता है, हमने ये मालूम की कि वो पाकिस्तान में KPK में रहता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पाकिस्तान में तो रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किस सूबे में रहता है। तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो पाकिस्तान के अंदर KPK में रहता है, यानी वो शेल के अंदर सब शेल में रहता है। ये किसने हमें कहा, ये हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने कहा। वाह जी वाह, क्या ही बात हुई। क्या कहता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन शेल में तो मौजूद है, लेकिन शेल के अंदर एक और ही जगह है, और वो है सब शेल। यानी सब शेल, पहले हमारे पास क्या है, एक शेल है ना, हमारे पास मिसाल के तौर पर एक शेल है। तो एक शेल में अपनी ही और जगह है, वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, और उसका क्या नाम दिया, उसको नाम दिया सब शेल का। यानी ये तो शेल है ना, ये क्या है, ये शेल है, लेकिन इस शेल के अंदर वेरियस प्लेस है और जगह है, जिसका को किस चीज़ का नाम दिया, जिसको नाम दिया सब शेल का। ठीक हुई बात, यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर सब शेल में मौजूद है। सब शेल तक तो बात समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब हमारे पास कई सब शेल है, लेकिन मेनली जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास चार ही यहाँ तक काम आते हैं। एक सब शेल का नाम है एस, एक सब शेल का नाम क्या है, एस। दूसरे सब शेल का नाम है पी। एस पहले का नाम है, दूसरे का नाम है पी, तीसरे सब शेल का नाम है डी, और चौथे सब शेल का नाम है एफ। ये क्या है, ये सब शेल है। ठीक है, ये चारों सब शेल है। शेल तो हमने मालूम किए, और शेल को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, हम शेल को एन से, यानी इस तरह रिप्रेजेंट करते थे, एन से, और वो बराबर था 1 2 3 और सो ऑन।
अब हम किस तरफ आए, हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरफ आए और हमें सबशेल के बारे में बताता है। हमारे पास 4 सबशेल है, ठीक है। कितने सबशेल है? 4। एस, पी, डी एंड एफ। एस किस चीज़ का एब्रीविएशन है? एस एब्रीविएशन है शार्प का, शार्प, शार्प। पी किस चीज़ की एब्रीविएशन है? पी है प्रिंसिपल का। किस चीज़ का? प्रिंसिपल का। डी किस चीज़ का है? डी है डिफ्यूज का, डी है डिफ्यूज का। और एफ है फंडामेंटल का। किस चीज़ का? वो है फंडामेंटल, फंडामेंटल। यानी ये क्या है? ये हमारे पास 4 सबशेल है। एक सबशेल एस, दूसरा डी, दूसरा पी, तीसरा डी एंड चौथा एफ। ये हमारे पास 4 सबशेल है। एस, क्यों इसको एस कहते हैं? क्योंकि इसकी एब्रीविएशन एस है और एस ये शार्प के कहलाता है। दूसरा पी, पी मीन्स प्रिंसिपल। तीसरा डी, डी मीन्स डिफ्यूज। एफ मीन फंडामेंटल। अच्छा, अब हमें कैसे मालूम होगा, अब हमें कैसे मालूम होगा कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल है? एक शेल के अंदर कितने सबशेल है? अच्छा, तो जिस तरह हमने मालूम किया कि n की वैल्यू क्या है, वो n की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? वो शेल नंबर रिप्रेजेंट करता था। यानी 1 रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर 1, 2 शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3। इसी तरह बिल्कुल ही इसी तरह एल जो कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। यानी एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी, लेकिन हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, और वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी 0 किसके लिए इस्तेमाल होता है? 0 एस के लिए इस्तेमाल होता है। जो एस सबशेल है उसकी, उसको हम किससे, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 0। जो दूसरा सबशेल है पी सबशेल, प्रिंसिपल सबशेल, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसकी वैल्यू 1 है। तीसरा सबशेल उसको 2 से, और चौथे यानी एफ को 3 से। इसी तरह आपको एक बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये तो हुई किस चीज़ की बात? ये तो हुई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात। किस चीज़ की बात? ये हुई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात। इसके अलावा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें एक और बात बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a subshell, number of electron in a subshell। देखिए हमने क्या कहा कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है हमें वो सबशेल के बारे में बताता है। तो अब हम ये मालूम करते हैं, यानी ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ही बताता है कि एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हुई। ऊपर हमने कहा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें क्या बताता था? वो हमें बताता था कि एक एटम में शेल्स की तादाद क्या थी, और उसको हम किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते? उसको हम 2n² के फार्मूले से फाइंड आउट करते थे। अब हम इसके लिए एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला क्या? तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, यानी एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हमें कौन बताता है? ये हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो हमने किस फार्मूले से फाइंड आउट किए? वो हमने 2n² के फार्मूले से फाइंड आउट किए। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसको एक फार्मूला प्रोवाइड किया। और वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था, हमारे पास वो फार्मूला था 2 इंटू 2l+1, 2 इंटू 2l+1। बहुत ही आसान फार्मूला। एल का क्या मतलब? एल का मतलब तो है वो क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, जो हमने लिखा है कि क्या, जो एस के लिए है, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? वो 0 होगी। एस के लिए एल की वैल्यू क्या? वो 0 होगी। इसी तरह एस के बाद क्या है? पी है, पी के लिए वैल्यू क्या होगी? पी के वैल्यू वो 1 होगी। डी की वैल्यू 2 होगी।
एंड एफ की वैल्यू 3 होगी और सो ऑन जितने भी है वो उसके साथ साथ आ जाएंगे। अब हम इसको को यहाँ पर पुट करेंगे एल की वैल्यू। अगर मिसाल के तौर पर हम इस सबशेल में फाइंड आउट करते, किस सबशेल में, इस सबशेल में हम मालूम करना चाहे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ एल की वैल्यू पुट करें 2 इंटू 2 और एल की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। एल की वैल्यू क्या है इसके लिए, 0 है। आपको ये याद रखना चाहिए कि एल की वैल्यू इसके लिए 0 है। अब इसमें 0 पुट करें +1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस कैलकुलेशन से यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। तो मालूम हुआ कि इस सबशेल में, किस सबशेल में, इस सबशेल में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद पी सबशेल है, कौन सा सबशेल, वो है पी सबशेल। तो पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बिल्कुल जी उस फार्मूले में आप पुट करें 2 इंटू 2 और एल की वैल्यू पी के लिए क्या है, 1 है, +1। तो इससे क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एम +1 3 और 3 2 ज़ा 6। सो पी सबशेल में, यानी पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। इस बात को भी समझ गए कि पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जी जनाब, आगे चलते हैं और डी सबशेल को देखते हैं कि डी सबशेल में क्या। तो डी सबशेल में बिल्कुल जी वही फार्मूला इस्तेमाल करें, ये वाला फार्मूला, और यहाँ पर एल की जगह आप 2 पुट करें तो आप देख लेंगे कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वो 10 आएगी। हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं, एल की वैल्यू क्या हुई, 2 +1। तो आप देखें कि 2 2 ज़ा 4 +1 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो आपने देखा कि डी की वैल्यू क्या आई, डी की वैल्यू हमारे पास 10 आई, डी की वैल्यू 10 आई। यानी डी सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जी जनाब, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब आप अगर देखें तो इस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 4 है। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 4 है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितने आएंगे, बिल्कुल जी आप उनके साथ 4 ऐड करें, यानी इनके दरमियान भी 4 डिस्टेंस होगा, तो इससे भी 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आप फार्मूले से भी आसानी से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अब अगर आप देखें तो इन सब के दरमियान में 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। क्या मतलब, यानी इस सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 और एफ में 14 आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में नहीं आ सकता। तो इसका जो मेन पर्पस था एजीम्यूटल क्वांटम नंबर का, वो नंबर ऑफ शेल था कि शेल कितने हैं और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके अलावा जो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है वो हमें एक और बात भी समझाता है, और वो बात है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ डी सबशेल, शेप ऑफ डी सबशेल। ये हमें क्या बताता है, ये हमें इनकी शेप भी बताता है कि इन सबशेल का शेप क्या क्या है, कि इन शेप ऑफ द सबशेल, के इन सबशेल का शेप क्या है। यानी हमारे पास कितने सबशेल है, एक है एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी और चौथा है एफ, यानी ये 4 सबशेल है। अब हमें एजीम्यूटल क्वांटम नंबर ये बताता है कि जो एस सबशेल है ये कौन से, यानी एस का मतलब हमने पहले लिखा है कि इसका शार्प मतलब है पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूजन, एफ का फंडामेंटल। अब इसका जो शेप है, यानी इस सबशेल का जो शेप है वो क्या है, वो स्फेरिकल है। बस ये यहाँ पर इतना ही याद रखना चाहिए कि इसका शेप क्या है, वो स्फेरिकल है, एस का शेप स्फेरिकल है। पी का जो शेप है, पी का जो शेप है, इसका शेप किस तरह है, वो स्फेरिकल, यानी इस तरह स्फेरिकल की फॉर्म में है, गोल फॉर्म में इसका शेप। पी का शेप वो डम्बल फॉर्म है, डम्बल, डम्बल, डम्बल को क्या होते हैं, जो एक्सरसाइज में यूज करते हैं उसको, उसका शेप किस तरह, ऐसे ही होता है ना। तो जो पी सबशेल है
उसमें इलेक्ट्रॉन इस शेप में रोटेट करते हैं, यानी इस पी सबशेल का जो शेप है वो इस तरह है। इसी तरह हमारे पास जो डी का शेप है वो है डबल डम्बल। वो क्या है? वो है डबल डम्बल। यानी जो पी का शेप है वो डम्बल है और डी का शेप वो डबल डम्बल है। वो है डबल डम्बल। डी का शेप डबल डम्बल है, यानी एक डम्बल ये हुआ, एक डम्बल, और दूसरा डम्बल उसके ऊपर हुआ, यानी ये क्या हुआ? ये डबल डम्बल हुआ। तो ये क्या है? ये डी सबशेल है, डी सबशेल, और इसका शेप डबल डम्बल है। और एफ का जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप है। वो क्या है? वो कॉम्प्लिकेटेड है, यानी हम इसको, वो क्या है? वो कॉम्प्लिकेटेड शेप है, यानी वो कम्प्लेक्स शेप है। यानी उस इस डबल डम्बल पर एक और डम्बल भी आ जाता है जो कि कम्प्लेक्स शेप बन जाता है। यानी वो अगर हम कहें तो कई इस तरह होता है, लेकिन हम, यानी वो कम्प्लेक्स शेप होता है, हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये किसका? ये एफ सबशेल का। अच्छा जनाब, तो ये तो हुआ क्वांटम नंबर के लिहाज से हमने क्या पढ़ी? पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ी और अब हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ी। इसके अलावा दो क्वांटम नंबर हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आप समझ जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या इंपॉर्टेंस है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जनाब, यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा हम ग्रामेटिकली, यानी इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते हैं। हमने तो इसको समझा, लेकिन अब हम सपोज एक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है। ये क्या है? ये इसका फर्स्ट शेल है, ठीक है जी। ये इसका क्या है? दूसरा शेल है। ये क्या है? दूसरा शेल है, दूसरा शेल है। और ये हमारे पास उसका तीसरा शेल है। सपोज कोई भी एटम है, तो हमने जितनी भी डिस्कशन कर ली उस सब की जो समरी है या जो खुलासा है वो ये है, यानी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा, इसके बाद हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा। तो हमें उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने एक तो शेल के बारे में पढ़ा। ये क्या है? ये शेल है, शेल, ठीक है जनाब। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। यानी इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल, ये इसके मुख्तलिफ नाम है। इसको हम शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कहते हैं। एक तो हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक हुआ। हमने क्या इसमें पढ़ा पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि जो ये शेल है, ये जो न्यूक्लियस के करीब शेल है, इसकी साइज क्या होगी? इसकी साइज छोटी होगी, ये स्मॉल साइज वाला होगा। क्यों स्मॉल साइज वाला होगा? क्योंकि ये छोटा शेल है। डेफिनेटली ये इसकी साइज भी छोटी होगी। दूसरा सबशेल, दूसरा सबशेल, ये दूसरा सबशेल इस शेल की बनिस्बत बड़ा होगा। ये दूसरा सबशेल है, ये इस सबशेल की बनिस्बत क्या होगा? बड़ा होगा। जबकि ये दूसरा सबशेल इस शेल की बनिस्बत छोटा होगा। इस बात पे तो आप समझ ही गए होंगे कि जितने आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे शेल की साइज बढ़ती जाएंगी, ठीक हुई बात। इसके बाद हमने ये जाना कि एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने इसको एक फार्मूला दिया, और उस फार्मूला क्या था? वो था 2n²। यानी 2n² की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इससे हमने मालूम किया कि पहले सब शेल में, यानी पहले शेल में, यानी जो पहला के शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा जो सबशेल है एल सबशेल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और तीसरे सबशेल में यानी एम सबशेल में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, इससे कम आ सकते, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ये तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा था। उसके बाद जो
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में तो मौजूद है, लेकिन शेल में भी हर जगह पर तो मौजूद नहीं है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस है, उस स्पेसिफिक प्लेस पर वो मौजूद है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि शेल के अंदर स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और स्पेसिफिक जगह को हम क्या कहते हैं, उसको हम सब शेल कहते हैं, उसको हम सब शेल कहते हैं। जी जनाब, हमने उसको क्या सब शेल का नाम दिया, उसको हमने सब शेल का नाम दिया, यानी हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने बताया। और हमने ये भी जाना कि जो पहला सब शेल है वो एस है, दूसरा एस पी डी एंड एफ, यानी पहला एस है, दूसरा पी है, तीसरा डी एंड एफ सब शेल। ये मुख्तलिफ सब शेल है जो कि मुख्तलिफ शेलों में मौजूद है। ठीक है जी, हमने फिर क्या जाना कि जो एस की वैल्यू है वो ज़ीरो है, यानी ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है। पी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू क्या है वो 2 है, एंड एफ की वैल्यू वो क्या है वो 3 है। यानी ये हमने सब कुछ सब शेल के बारे में जाना। फिर हमने ये जाना कि एक सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। So we can find these number of electron in a subshell by the formula which is a 2 into 2l plus 1। हमने किसके फार्मूले से, वो हमने इस फार्मूले से फाइंड आउट किए कि 2 into 2l plus 1, यानी और हमने क्या मालूम किया कि जो पहला सबशेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। दूसरे सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तीसरे सबशेल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 और सो ऑन, इस तरह चलते जाए, और इसमें 40। हमने ये भी जाना। जी जनाब, एक और बात कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल आ सकते हैं। अब ये भी एक सवाल है कि एक शेल में इन वन शेल हाउ मेनी सबशेल आ प्रेजेंट, एक शेल के अंदर सबशेल अब कितनी है, तो ये भी एक सवाल है। तो इन एक शेल के अंदर सबशेल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और एक ये फार्मूला भी हमें याद रखना होगा। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है n-1। क्या n-1, n तो हमें पता है, n क्या है, बिल्कुल जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जी इस तरह है ना, ये 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम पहले शेल के लिए मालूम करते हैं, यानी इस शेल के लिए हम मालूम करते हैं कि इसमें कितने सब शेल होंगे। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये हमारे पास एक शेल है ना, ये पहला शेल है, और हम ये मालूम करते हैं कि इसमें सब शेल क्या होंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला है n-1, और इस फार्मूले से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं कि हम इसको फाइंड आउट करें। पहला शेल, पहले शेल को हम किससे, k से रिप्रेजेंट करते हैं, k। तो हम मालूम करते हैं कि इसके शेल में, यानी इसके शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन कितने सब शेल होंगे। इलेक्ट्रॉन तो हमने मालूम किए, अब हम ये मालूम करते हैं कि इसमें सब शेल कितने होंगे। तो हमारे पास फार्मूला है n-1, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास पहले सब शेल के लिए, हमने कहा कि पहले सब शेल की वैल्यू n वो 1 है। हमने कहा कि इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 एंड सो ऑन, इसमें 0 नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, यानी जो k की वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का क्या मतलब है, 1 माइनस 1 से 0 आया, 0 क्या मतलब, यानी के शेल में इसका क्या मतलब, इस पे अपने आप को समझाओ कि के शेल का क्या मतलब है, कि के शेल का तो जो वैल्यू है वो 0 आ गया। तो क्या इसमें कोई शेल नहीं होगा, इसमें कोई सब शेल नहीं होगा। आपके ख्याल में इसमें सब शेल होगा या नहीं होगा। जी बिल्कुल जी, हमने कहा कि जो s की वैल्यू है, जो s सबशेल की वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा कि s की वैल्यू 0 है, यानी 0 आया। इसका मतलब ये है कि k शेल में सिर्फ और सिर्फ s सबशेल है जनाब, यानी इसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक सबशेल है जिसका नाम क्या है, s। यानी पहले शेल में एक सबशेल है और उस सबशेल का नाम s है। इस बात पे समझ गए जनाब। जी बिल्कुल, हम दूसरे के लिए फाइंड आउट करते हैं, हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कितने सब शेल होंगे।
यानी ये क्या है, ये दूसरा शेल है। अब हम मालूम करते हैं कि इस शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे। तो बिल्कुल जी n-1 में पुट करें, n की वैल्यू दूसरे के लिए क्या है, n-1 फॉर विच इट इज फॉर द m, सॉरी l के लिए हम मालूम करें दूसरे सब शेल, इसके लिए l के लिए। तो l के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या है, k के लिए 1 था तो इसके लिए 2 होगा। सो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, सो l इज इक्वल टू व्हाट, l इज इक्वल टू 1। जी जनाब देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है कि l की वैल्यू 1 है, कि l की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब ये है कि k में तो सिर्फ s शेल था, अब जो l सब शेल है उसमें क्या होगा, उसमें 0 तो होगा ही, वो तो पहले से मौजूद होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास हो p भी होगा। जी जनाब 1 किसकी वैल्यू है, 1 p की वैल्यू है। तो दूसरा जो शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने, इसमें दो सब शेल होंगे, कितने सब शेल होंगे, दो सब शेल। एक इसमें s होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा p होगा, दूसरा p होगा। अब उसके साथ 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1s। हम इसको 1s क्यों कहते हैं, क्योंकि s तो इसका सब शेल है, 1s इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले शेल में है। इसमें हम 2 लिख सकते हैं, ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। हम इसको 2s और 2p भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये 2p है, ठीक, ये 2p, यानी s एक सब शेल है, p दूसरा सब शेल है, और 2 क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो शेल नंबर है वो है। यानी दूसरे सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 सब शेल आ सकते हैं, और 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये दूसरे सब शेल में। आइए जनाब तीसरे के लिए फाइंड आउट करते हैं कि एक तीसरे सब शेल में, तीसरे शेल में कितने सब शेल होंगे। ये तीसरा शेल है, इसके अंदर अब कितने सब शेल होंगे। तो बिल्कुल जी फार्मूला हमारे पास है, हम किसके लिए, m के लिए मालूम करते हैं। m, इस शेल को m का नाम हमने दिया, m के लिए हम मालूम करते हैं। तो m की बिल्कुल फार्मूला पुट करें, n-1, n-1, सो m इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है जना, n की वैल्यू है 3, सो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, m इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो आएगा 2। जी जनाब देखिए क्या कहते हैं कि हमारे पास s तो होगा ही होगा, p भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास d भी होगा। d की वैल्यू क्या आ गई, 2, और m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू भी 2 आ गई। यानी क्या मतलब कि इसमें कितने आएंगे, इसमें हमारे पास 3 सब शेल होंगे, 3 सब शेल। इसमें हमारे पास कितने, इसमें 3 सब शेल होंगे, एक ये सब शेल, एक ये सब शेल, और एक ये सब शेल। एक है एस सब शेल, दूसरा क्या है, ये है पी, और ये है डी। और इसके साथ हम 3 भी लिख सकते हैं। 3 क्यों, क्योंकि ये तीसरे शेल में है, 3 सब शेल। जी जनाब यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपने थोड़ा बहुत आइडिया इससे गेन किया होगा। मुझे यानी तारिक अख्तर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।